पेशवा वंशानुगत पद था। पेशवा कहां रहता था? पेशवा पूना में रहता था। महाराष्ट्र के पूना में पेशवा रहता था। महाराष्ट्र के पूना में पेशवा रहता था। तो जो पूना में पेशवा रहता था, पेशवा का अपना एक सचिवालय था। सचिवालय सचिवालय जो होता है, दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने वाला एक ऑफिस होता है। दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने वाला एक ऑफिस होता है। जैसे बिहार सरकार का सचिवालय है तो वह बिहार सरकार के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। भारत सरकार का सचिवालय है तो वह भारत सरकार के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सचिवालय है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक कालखंड 1713 से लेकर 1818 ईस्वी तक जो है पेशवा, समझ गए, पेशवा का वर्चस्व रहा और पेशवा का अपना एक सचिवालय होता था। और पेशवा का सचिवालय कहां होगा? पेशवा कहां रहता है? पेशवा पूना में रहता था। पेशवा पूना में रहता था तो उसका सचिवालय भी पूना में ही होता था। उसका सचिवालय भी जो है आपको पूना में ही होता था। पेशवा के पूना में जो सचिवालय होते थे उसी को हजूर दफ्तर कहा जाता था। डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। पेशवा के पूना में स्थित सचिवालय, 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 पेशवा के पूना में स्थित सचिवालय। इसके बाद आगे ममलतदार, 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 और एक होता है कामविसदार। पहले ममलतदार लिखिए, समझिए, फिर कामविसदार समझाएंगे। देखिए, जो मराठा साम्राज्य था, अगर आप मराठा साम्राज्य को देखेंगे तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी ने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी तो पूना के क्षेत्र में पूना का जागीर मिला था उसको, तो पूना के क्षेत्र से ही उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो शुरुआती दिनों में जो है उसका शासन सिर्फ इतना क्षेत्र में था, लेकिन धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का विस्तार इधर लाहौर तक और इधर जो है आपको कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक एक बड़ा साम्राज्य, इस प्रकार से सोचिए ना, इस प्रकार से जो है एक बड़ा साम्राज्य जो है मराठों का स्थापित हो गया था। एक बड़ा साम्राज्य मराठों का स्थापित हो गया था। अब जब बड़ा साम्राज्य मराठों का स्थापित हो गया था, बड़ा साम्राज्य मराठों का स्थापित हो गया था, तो इस बड़े साम्राज्य में शासन प्रशासन करने के लिए साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया गया, प्रांत का जिला में किया गया, जिला का ग्राम में किया गया। यह तो प्रशासकीय विभाजन होता है, यह प्रशासकीय विभाजन होता है। तो अब जो मराठा साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिए गए थे, एक छोटे प्रांत होते थे, फिर एक बड़े प्रांत होते थे, छोटे प्रांत और बड़े प्रांत। मराठा साम्राज्य को मुख्य तौर पर 3 बड़े प्रांत में बांटे गए थे, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, और जो है आपको सीमावर्ती प्रांत, समुद्री सीमावर्ती प्रांत, समझ गए। तो अब छोटे प्रांत बड़े प्रांत, 2 प्रकार के प्रांत में पूरे मराठा साम्राज्य को बांटा गया था। और पूरे मराठा साम्राज्य को 2 प्रकार की, वो तो 3 गो बड़ा प्रांत था, ठीक है, 3 गो बड़ा प्रांत था, 2 प्रकार के प्रांत, छोटे प्रांत बड़े प्रांत में बांटे गए थे। तो जो बड़े प्रांत के सूबेदार होते थे, बड़े प्रांत के जो सूबेदार होते थे, बड़े प्रांत के सूबेदार, बड़े प्रांत के सूबेदार मतलब बड़े प्रांत के शासन प्रशासन को देखने वाला अधिकारी, बड़े प्रांत के शासन प्रशासन को देखने वाला अधिकारी। तो जो बड़े प्रांत के शासन प्रशासन को देखने वाले अधिकारी होते थे उसी को मामलतदार कहा जाता था। और फिर जो छोटे प्रांत के सूबेदार होते थे, छोटे प्रांत के शासन प्रशासन को देखने वाले अधिकारी होते थे, उसी को कामविसदार कहा जाता था। समझ गए, उसी को कामविसदार कहा जाता था। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिखे, मामलतदार ना लिखे, डैश देके लिखिए। बड़े प्रांत के सूबेदार, बड़े प्रांत के सूबेदार, बड़े प्रांत के सूबेदार, बड़े प्रांत के सूबेदार, बड़े प्रांत के सूबेदार। आगे कामविसदार, 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 छोटे प्रांत के सूबेदार, कामविसदार, छोटे प्रांत के सूबेदार, छोटे प्रांत के सूबेदार, छोटे प्रांत के सूबेदार, छोटे प्रांत के सूबेदार। ठीक है, हो गया। अब जो है देखिए, क्या को आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, वो 3 को हुआ है ना। अब देखिए, कोई भी युद्ध हो, ठीक है, कोई भी युद्ध हो, युद्ध का कुछ ना कुछ कारण निश्चित तौर पर होता है, बिना कारण से युद्ध हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, क्रीमिया युद्ध हो, बाल्कन युद्ध हो, अफीम युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, विश्व इतिहास में या भारत के इतिहास में कोई भी युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, कोई भी युद्ध उठा करके देख लीजिएगा, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, हर युद्ध का अपना कुछ ना कुछ कारण होता है, समझ गए। तो कारण से अवगत तब करवाएंगे जब आप जवाब दीजिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब, क्या
मुंह में आवाज ना है, गाली दे देंगे सबको, समझ गए। 1775 से 1782, द्वितीय 1803 से 1805, 1803 से 1805, और तृतीय 1816 से 1800। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर पिछले क्लास में हम आपको सूरत का संधि, पुरंदर का संधि समझाए थे, याद है? 1700 सूरत का संधि कब हुआ? 1775 और पुरंदर की संधि 1700। तो अब समझिएगा, सूरत का संधि जो 1775 में हुआ था, सूरत का संधि ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना। सूरत का संधि 1775 ईस्वी में राघोबा यानी रघुनाथ राव और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ था। इसका विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया था, हां या ना? पिछले क्लास में नहीं सब बात। तो ये जो सूरत का संधि है, सूरत का संधि ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन के संधि के कारण, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बसीन का संधि है। बसीन का संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। बसीन का संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। आगे बताएंगे बसीन का संधि, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है? क्या था? फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण था पिंडारियों का दमन किया जाना। पिंडारियों का गवर्नर जनरल तो नहीं पढ़ाए, मॉडर्न में पढ़ाते हैं अभी मैटर। लॉर्ड हेस्टिंग्स नामक गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था, समझ गए। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक लाइन में हम यह कह सकते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण सूरत की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बसीन की संधि, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण पिंडारियों का दमन किया जाना। पिंडारियों का बात क्लियर है? नीचे से लिखिए ये पॉइंट, नोट देकर के इस पॉइंट को एक ही लाइन में लिख लीजिए, ठीक है? लिखिएगा, पिछले क्लास में पढ़ने को लेकर समझाए थे ना कैसे पढ़ना है। देखिए एगो शब्द, ठीक है, एगो शब्द जीवन में एकदम बड़े अक्षरों में अपने रूम में लिख लीजिएगा, रिवीजन, ठीक है? रिवीजन। जितनी बार आप चीजों का रिवीजन करेंगे आपके सफलता के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, और जितना कम रिवीजन आप करेंगे आपके असफलता के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, ठीक है? रिवीजन, एकदम सो करके उठते हैं ना, सो करके उठते हैं तो पहला नजर जहां पे पड़ता है ना, वहां पर रिवीजन शब्द लिख देना, रिवीजन। और रिवीजन शब्द लिख करके जो है मतलब दिमाग में ये लेना है कि जो पढ़े उसका बार बार रिवीजन करना है, ठीक है? तो रिवीजन जरूरी है। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, नहीं बताए थे कैसे पढ़ना है? जैसे आज जो पढ़ाए हैं, आज के आज घर पे जाकर के पढ़ना है, साप्ताहिक रिवीजन करना है, मासिक रिवीजन करना है, दिन भर में क्या पढ़ना है, सब चीज हम आपको पिछले क्लास में अवगत करवाए थे, समझ गए? तो पढ़ा लिखा कीजिए महाराज, ठीक है? नोट देकर के लिखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण सूरत की संधि, कोमा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बसीन की संधि, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन किया जाना, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन किया जाना, पिंडारियों का दमन किया जाना था। अब हेडिंग मारिएगा महत्वपूर्ण संधि, और ध्यान दीजिएगा एगो बात, तीनों युद्ध में, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। ये कॉमन बात है, ये याद नहीं रहेगा, ये बात लिखाना पड़ेगा। हम ये बात अगर लिखाना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत है, भारी दिक्कत है, समझ गए? चलिए अब
पूछता है महाराज, याद रखिएगा, पूछता है, आप अपना याद रख लीजिएगा, हर बात कॉपी में लिखाएंगे, समझ गए, तो दिमाग कब चलाइएगा। लिखिए अब, महत्वपूर्ण संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि, यह संधि, यह संधि राघोबा कॉस्ट में रघुनाथ राव, राघोबा कॉस्ट में रघुनाथ राव। जानते हैं एक लड़का क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन ये था, सुनिए, हमारे व्हाट्सएप पे आया था, पता नहीं आप ही के बैच का होगा क्योंकि मराठा तो आप ही में पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो यहीं से आना चाहिए, अब पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। क्वेश्चन ये पूछा था, देखिए उसको कितना कम कॉमन सेंस है, समझ गए। व्हाट्सएप पे है क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे बहुत, व्हाट्सएप मैसेज बहुते आता है, ठीक है, तो बहुत पीछे चले गया होगा, खोजने में हमको 5 मिनट लग जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा था, मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किस के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी था उसका आंसर होता बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन में ये था, बालाजी के कॉस्ट में जो है ना नाना साहब लिखा हुआ था, नाना साहब लिखा हुआ था, तो वो ई बोल रहा था कि सर इसमें तो बाजीराव प्रथम ना होगा, ठीक है, तो बालाजी को देखा लेकिन कॉस्ट में जो नाना साहब था उसको नहीं देखा, बालाजी बाजीराव को ही हम लोग नाना साहब जी कहते हैं। तो वो बच्चा मेरे ख्याल से, जहां तक हम सोच पाए, कि वो बच्चा जो है बालाजी को पढ़ करके बालाजी विश्वनाथ समझ रखा था उसको, जबकि बालाजी बाजीराव समझना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में नाना साहब था, क्योंकि पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार जो है उन्हीं के समय हुआ था, लाहौर से लेकर के इधर कृष्णा नदी तक सबसे ज्यादा विस्तारित मराठा साम्राज्य उसी के समय में था। तो पूरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सोचिए, समझ गए, थोड़ा सोचिए क्वेश्चन पे और दिमाग लगाइए। अब ई नहीं फंसे तुरंत टीचर को भेज दिए व्हाट्सएप पे, समझ गए, अपना दिमाग लगाइए। हम आपको पढ़ाए हैं, लेक्चर दिए हैं कि देखिए आप कॉमन सेंस थोड़ा सा भी नहीं लगाते हैं। आप याद कीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का 1761, पानीपत के तृतीय युद्ध का तत्कालिक कारण बताए, नहीं बताए। लाहौर के अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को बालाजी बाजीराव ने गद्दी से हटा दिया, लाहौर के अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को बालाजी बाजीराव गद्दी से हटा रहा है, मतलब लाहौर तक बालाजी बाजीराव का साम्राज्य है, तब ना हटा रहा है, अगर नहीं होता तो कैसे हटाता, समझ गए। तो लाहौर से लेकर इधर कृष्णा नदी तक बालाजी बाजीराव के समय था, समझ गए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, समझ गए। 100% टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है एकदम सही नहीं है, समझ गए, और आप लोग 100% डिपेंडेंट हो जाते हैं। थोड़ा सोचिए, लेक्चर को स्मरण में कीजिए, घर पे जाइए, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़िए, आज का चीज आज जाकर के घर पे रिवीजन करेंगे तो मेरा लेक्चर भी आपके दिमाग में नाचेगा, और आज के चीज को आप कल रिवीजन कीजिएगा या परसों कीजिएगा या रविवार को कीजिएगा, कभी मेरा लेक्चर आपके दिमाग में नहीं आएगा। और एक बार मेरे लेक्चर को आप अपने से स्मरण कर लिए ना, तो फिर आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, सब क्वेश्चन बना पाइएगा। लेकिन आप ऐसे काम ही नहीं करते हैं, समझ गए, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, काटते रहिए, मेरा क्या लीजिएगा। सूरत की संधि, यह संधि राघोबा यानी कॉस्ट में रघुनाथ राव और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ, और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ, और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ, और बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजी सरकार ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने को लेकर समर्थन देने की बात कही, पेशवा बनाने को लेकर समर्थन देने की बात कही, पेशवा बनाने को लेकर समर्थन देने की बात कही, तो वहीं रघुनाथ राव ने अंग्रेजी कंपनी को
रघुनाथ राव ने अंग्रेजी कंपनी को बसीन सालसेट थाने का क्षेत्र, बसीन सालसेट थाने का क्षेत्र, बसीन सालसेट थाने का क्षेत्र, बसीन सालसेट थाने का क्षेत्र देने का आश्वासन दिया। इस संधि का विरोध थाने का क्षेत्र देने का आश्वासन दिया। इस संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया। इस संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया। इस संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया। इस संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया। आगे पुरंदर की संधि। हाँ पुरंदर, हाँ ठीक है। पुरंदर की संधि देखिए, मुख्य तौर पर यहां पर एक चीज सुनिए, रुकिए सुनिए, मुख्य तौर पर कौन संधि कब हुआ है और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत किसके बीच हुआ है। और सारी संधि, एक तरफ मराठा साम्राज्य है और एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ मराठा साम्राज्य के लोग हैं और एक तरफ अंग्रेज है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पूना में पेशवा था, इंदौर के शासक को होलकर कहा जाता था, बड़ौदा के शासक को गायकवाड़ कहा जाता था, फिर जो है नागपुर के शासक को भोसले कहा जाता था। तो कभी इंदौर के होलकरों ने संधि किया, तो कभी नागपुर के भोसले ने संधि किया, तो कभी ग्वालियर के सिंधिया ने संधि किया, कभी पूना के पेशवा ने संधि किया। तो एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ कभी किसी संधि में ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, समझ गए। तो ये चीज है, संधि कब हुआ है, किस ईस्वी में हुआ है और किसके बीच हुआ है, इन चीजों को याद रखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके परीक्षा में जब आएगा ना, सीधा पूछेगा कब हुआ है, किसके बीच हुआ है। ऐसे तो हम आपको समझा रहे हैं कि क्या हुआ, संधि में नहीं हुआ, ये बात भी तो हम आपको समझा रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब आगे पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि देखिए, जो पुरंदर की संधि है यह 1776 में हुई थी। 1776 में पुरंदर की संधि जो है, आपको पूना दरबार, पूना में पेशवा रहता था, पूना दरबार यानी एक प्रकार से पेशवा और कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। इस संधि में कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा किया कि कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन बसीन और थाने पर कंपनी का प्रभुत्व बना रहेगा। बसीन और थाने पर कंपनी का प्रभुत्व बना रहेगा। तो नीचे से लिखिएगा पुरंदर की संधि। यह संधि 1776 ईस्वी में, यह संधि 1776 ईस्वी में, यह संधि 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, यह संधि 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में पूना दरबार और पूना दरबार और कलकत्ता के अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। वीडियो कहीं नहीं रुक रहा है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप जाकर के अपना देखिए। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बफरिंग नहीं है। चलिए, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के बीच हुआ। इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि, इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि
इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी 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 रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन 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 बसीन व थाने पर कंपनी का प्रभुत्व बना रहेगा। बसीन व थाने पर कंपनी का प्रभुत्व बना रहेगा। इस संधि का विरोध बंबई की अंग्रेजी सरकार ने किया था। बंबई की अंग्रेजी सरकार ने किया था। चलिए इसके बाद अब देखिएगा, एगो सालबाई का संधि है, 1782 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई के संधि के तहत हुई थी। नोट में यह बात लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अब यहां पे लिखाएंगे भी नहीं। अब बसीन की संधि को समझिएगा। बसीन की संधि, जो बसीन की संधि है यह 1802 ईस्वी में हुआ था। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुआ था। और 1802 ईस्वी में जो बसीन की संधि है, यह संधि आपको पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। इस संधि के तहत पूना के पेशवा ने, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा ने, आप याद कीजिए इस समय पेशवा कौन रहे होंगे? इस समय पेशवा जो है आपको बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम पेशवा है। बाजीराव द्वितीय पेशवा के पद पर 1796 से 1818 अंतिम पेशवा है वो। बाजीराव द्वितीय पेशवा थे। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी कंपनी के बीच बसीन की संधि हुई और इस बसीन की संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार लिया। पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार लिया और पेशवा अधीनता को स्वीकार रहा है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका यह मतलब निकल रहा है कि पूरा मराठा साम्राज्य ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब पेशवा ने समझौता कर लिया तो सिंधिया भोसले ने विरोध किया। कहा कि ना, वो पेशवा संधि किया है, पेशवा आपकी अधीनता को मान रहा है, हम आपकी अधीनता को नहीं मानने वाले। आप भ्रम में मत रहिए कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार रहे हैं। तो नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और फिर आपको इंदौर के होलकर, इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और जब इन लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजी कंपनी ने ग्वालियर के सिंधिया पर, इंदौर के होलकर पर, नागपुर के भोसले पर आक्रमण किया और फिर उनको पराजित किया और फिर उनसे संधि करवाया, लेकिन ध्यान रहे, उनसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया, उनसे अपनी अधीनता को स्वीकार करवाया। लेकिन ध्यान रहे, मराठा संघ में एक इंदौर का होलकर ऐसा रहा जिसने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। इस बात को सबसे ज्यादा स्पष्टतापूर्वक रूप में याद रखिएगा। किस मराठा संघ ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है? इंदौर का होलकर। इंदौर के शासक को होलकर कहा जाता है। इंदौर का होलकर। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे हेडिंग मारिएगा, बसीन की संधि। यह संधि 1802 ईस्वी में यह संधि 1802 ईस्वी में यह संधि 1802 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ
पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता 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 अंग्रेजों को दे दी। फुल स्टॉप। ध्यान रहे कि पेशवा के अलावा ध्यान रहे कि पेशवा के अलावा पेशवा के अलावा पेशवा के अलावा मराठा संघ के मराठा संघ के अन्य शासकों ने मराठा संघ के अन्य शासकों ने इस संधि को मानने से इस संधि को मानने से इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, जिस कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए जिस कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए जिस कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्न संधि हुए हैं। निम्न संधि हुए हैं। एक नंबर में देवगांव की संधि देवगांव की संधि देवगांव देवगांव की संधि। एक नंबर में देवगांव की संधि देवगांव की संधि। यह संधि 1803 ईस्वी में नागपुर के भोसले शासक और अंग्रेजों के बीच हुआ। आगे सुरजी अर्जनगांव की संधि सुरजी अर्जनगांव की संधि। अर्जनगांव की संधि। यह संधि 1803 ईस्वी में यह संधि 1803 ईस्वी में यह संधि 1803 ईस्वी में यह संधि
1803 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ है। आगे, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि राजपुर घाट की संधि, यह संधि 1805 ईस्वी में यह संधि 1805 ईस्वी में होल्कर और अंग्रेजों के बीच हुआ है। होल्कर और अंग्रेजों के बीच हुआ है। होल्कर और अंग्रेजों के बीच हुआ है। नोट दे करके लिखिएगा। इंदौर के होल्करों ने कभी भी इंदौर के होल्करों ने कभी भी इंदौर के होल्करों ने कभी भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेजों के साथ नहीं किया। चलिए, हो गया, ठीक है, आगे लिखिएगा आप। नागपुर की संधि, नागपुर की संधि, नागपुर की संधि इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद जो है आपको जब तृतीय आंग्ल मराठा, ये सब संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान का है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान का है। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने नागपुर के भोसले शासक को पराजित किया था तो उसके साथ देवों की संधि किया, ग्वालियर के सिंधिया को पराजित किया तो सुरजी अर्जुन का संधि किया, और इंदौर के होल्कर को पराजित किया तो राजपुर घाट की संधि किया। भले ही इंदौर के होल्करों ने पराजित होकर के अंग्रेजों के साथ संधि की हो, लेकिन सहायक संधि पर हस्ताक्षर कभी नहीं किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कभी नहीं किया। इसके बाद जो आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कई सारी संधियां हुई है, जैसे कि आपको नागपुर की संधि हो गया, नागपुर के बाद पुणे की संधि हो गया, पुणे के बाद जो है ग्वालियर की संधि हो गया, ग्वालियर के बाद मंदसौर की संधि हो गया, मंदसौर के बाद कानपुर की संधि हो गया। ये तमाम संधियां जो है आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठा संघ के अलग अलग क्षेत्र को पराजित करते गया और उसके साथ संधि करके उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया, उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंत पूरे मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। क्योंकि जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपको संपन्न हुए थे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुए थे। तो अब यहां पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नागपुर की संधि है, नागपुर की संधि है, नागपुर की संधि जो है आपको 1816 ईस्वी में हुआ था। 1816 ईस्वी में जो है यह संधि 1816 ईस्वी में जो है यह संधि आपको भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था, भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फिर जो है आपको पूना की संधि है, पूना की संधि जो है आपको 1817 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और फिर जो है आपको पूना की संधि के बाद जो है आपको ग्वालियर की संधि है, और जो ग्वालियर की संधि है यह भी आपको 1817 ईस्वी में, यह भी जो है आपको 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में जो है आपको सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था, समझ गए, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फिर जो है आपको मंदसौर की संधि है, समझिए मंदसौर की संधि है, मंदसौर की संधि को अगर आप देखेंगे तो 1818 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है आपको मंदसौर की संधि, यह जो है आपको होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फिर जो है आपको कानपुर की संधि है, कानपुर की संधि है, कानपुर की संधि की हम बात करें तो कानपुर की संधि भी 1818 में ही हुआ था। और ध्यान रहे कानपुर की संधि के तहत जो है जो पूना के पेशवा थे, पूना में जो पेशवा रहते थे, पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर भेज दिया गया और कहा गया कि आप जाइए कानपुर में रहिए, वहां पर आप रहिए, हम आपको पेंशन देंगे, अपना जीवन यापन मजे में कीजिए, समझ गए। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, नागपुर की संधि। यह संधि 1816 ईस्वी में, यह संधि 1816 ईस्वी में भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1816 ईस्वी में भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1816 ईस्वी में भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ, 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 भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ। आगे पूना की संधि, पूना की संधि, पूना की संधि। यह संधि 1817 ईस्वी में यह संधि 1817 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुआ, 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 पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुआ। आगे ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ। आगे मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि। यह संधि 1818 ईस्वी में होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1818 ईस्वी में होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ। यह संधि 1818 ईस्वी में, यह संधि 1818 ईस्वी में, यह संधि 1818 ईस्वी में होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ, होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ, होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ, होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ। कानपुर की संधि। यह संधि 1818 ईस्वी में हुआ, यह संधि 1818 ईस्वी में हुआ। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत पेशवा को, क्या फिर से बोले हैं? कहाँ दिमाग कहाँ था? हैं? क्या नहीं सुन पाए थे तो जाकर के कान के डॉक्टर से कान ठीक करवाइए। कानपुर की संधि। यह संधि 1818 ईस्वी में,
यह संधि 1818 ईस्वी में हुआ। इस संधि के तहत पेशवा को पूना के बजाय कानपुर रहने हेतु पेंशन पर भेज दिया गया। पेंशन पर भेज दिया गया। चलिए खत्म है, हो गया, ठीक है, खत्म हो गया मराठा। अब भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है, समझ गए? जितना लिखाए हैं समझाए हैं, एक बार पढ़िए उसको। पढ़िए, आज जितना बताए हैं लिखाए। पढ़ लिए? पढ़ लिए हो? चलिए आइए सुनिए, बताइए मराठा काल में आपातकालीन कर को क्या कहा जाए? आपातकालीन कर, मराठा साम्राज्य में आपातकालीन कर को क्या? कुर्जा पट्टी। शाही खजाने की देखरेख करने वाले, शाही खजाने की देखरेख, अन्न भंडार के अधिक, अन्न भंडार का प्रभारी, पूना के पेशवा का सचिवालय, बड़े प्रांत के सूबेदार, छोटे प्रांत के सूबेदार। चलिए इसके बाद सूरत की संधि कब हुई? 1700। सूरत की संधि कब हुई? 1700। सूरत की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको। देवगांव की संधि, सूरजी अर्जन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, नागपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि, कानपुर की संधि। कौन बरस क्लियर हुआ? एक बार फिर से। सूरत, पुरंदर, सालबाई, बसीन, और इसके बाद जो है देवगांव, सूरजी अर्जन गांव, राजपुर घाट, नागपुर, पूना, ग्वालियर, मंदसौर, कानपुर। क्लियर है? चलिए किसके बीच हुआ एक बार, ठीक है। सूरत की संधि किसके बीच हुआ? रघुनाथराव और बंबई की। सूरत की संधि किसके बीच? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण। पुरंदर की संधि किसके बीच? पूना दरबार और कलकत्ता की। पुरंदर की संधि किसके बीच? पूना दरबार और कलकत्ता की। पुरंदर की संधि किसके बीच? पूना दरबार और कलकत्ता की। पुरंदर की संधि किसके बीच? पूना दरबार और। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब आगे आप हमको बताइएगा कि जो है की बात आप हमको बताइएगा आगे। सालबाई की संधि तो कोई बात नहीं, बसीन की संधि, पेशवा और बसीन की संधि। और इसके बाद जो है आगे बता देवगांव की संधि, भोसले और अंग्रेज। देवगांव की संधि, भोसले और सूरजी अर्जन गांव, सिंधिया और अंग्रेज। सूरजी अर्जन गांव की संधि, सिंधिया और राजपुर घाट की संधि, होलकर और अच्छा बसीन की संधि किसके बीच? पेशवा और अंग्रेज, और इसके बाद जो है देवगांव की संधि,
भोसले और सूर्य अर्जन को, सिंधिया और राजपुर घाट, होलकर और नागपुर की संधि, भोसले और अंग्रेज, भोसले और नागपुर के शासक को क्या कहा जाता है? तो नागपुर की संधि भोसले और नागपुर की संधि किसके किसके? नागपुर की संधि भोसले और पूना की संधि पेशवा और अंग्रेज, पूना के शासक को पेशवा और अंग्रेज। इसके बाद जो है आपको ग्वालियर की संधि, सिंधिया और ग्वालियर की संधि, सिंधिया और मंदसौर की संधि, होलकर और किस संधि के तहत पेशवा को पूना से हटाकर कानपुर भेज? कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? क्लियर है? याद हुआ? घर पे जाकर के एक बार जो है पूरे मराठा को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर है? मराठा खत्म। अब अगला चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन, शुरू कर देंगे आज भक्ति सूफी। ठीक है, हाँ अच्छा बाद में बता देंगे। ठीक है, भक्ति सूफी शुरू करने दीजिए आज। मराठों की कोई मुद्रा का महत्व न है। ठीक है, मराठों की मुद्रा का महत्व नहीं है, सोना चांदी सब चीज का मुद्रा चलाया था, जिसका महत्व न है फालतू चीज छोड़िए। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है हम लोगों का भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन। चलिए नोट में थोड़ा कम, बहुत कम होगा, दीजिए तो नोट में कितना है? नोट में कम होगा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम है ना, नोट में सब दे देंगे तो दिक्कत है ना। नोट तो कोई भी खरीद करके ले लेता है, पढ़ लेता है। चलिए, हे वो लड़का जो कल उस रोज धमकी आपको दे रहा था, आया है? कहाँ है? नहीं आया? नहीं आया आज? हाँ, उसको निष्कासित करेंगे हम। ठीक है, उसको क्लास से सस्पेंड करेंगे हम। ठीक है, बड़ी बदतमीजी करता है। ठीक है, एकदम हूंठ की तरह रहता है, समझ गए? लड़का स्टाफ के साथ तो उसका कंप्लेन सुने, लड़की के खिलाफ 2-3 लड़की आकर के हमको कंप्लेन किया, समझ गए? हाँ, अरे 2-3 लड़की आकर के हमको कंप्लेन किया उसका, समझे? और हमारे स्टाफ को बोला है कि हम तुमको गोली मार देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। बताइए, समझे? हाँ वो बोलता है, हम समझते हैं ये बात। ठीक है, गोली मार देना इतना आसान थोड़े है जी। है वो मोटा है। ठीक है, उसका बहुत कंप्लेन है, लड़का तो लड़का, लड़की भी कंप्लेन किया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, सुनिए। भक्ति और सूफी आंदोलन आज शुरुआत करिए देना। देखिए समझिएगा चीजों को। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इत्यादि इत्यादि। तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां, बुराइयां आ गई थी, हिंदू धर्म के कुरीतियां और बुराइयां को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया है, उस आंदोलन को ही हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। हिंदू धर्म में फैली कुरीतियां और बुराइयां को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया है, उसको हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। वहीं इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां और बुराइयां थी, इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया है, उसी को हम लोग सूफी आंदोलन कहते हैं। उसी को हम लोग सूफी आंदोलन कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है या पहले सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है, बाद में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है। बाद में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है। आप इस बात को समझिए, जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुई मानी जाती है। 610 ईस्वी को 7वीं सदी का हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म की स्थापना की हम बात करें तो जो इस्लाम धर्म की स्थापना है, इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुई है। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म की स्थापना ही हुई है। और 7वीं सदी से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मतलब जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई, उस समय हिंदू धर्म में सुधारवादी कार्य शुरू हो गए। मतलब कहीं ना कहीं यह चीज दर्शाता है कि इस्लाम से ज्यादा पुराना हिंदू धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। नोट में हो सकता है पहले सूफी आंदोलन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत कहिएगा सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़, एक तरफ से नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चा अजीब, पता नहीं क्या बोले। अब आप में नहीं ना है ये सब गुण। हाँ कहिएगा उड़ के सीधा सूफी पे चले, भक्ति पे चले गए। तो पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है, बाद में सूफी आंदोलन। पहले भक्ति आंदोलन को देखते हैं, बाद में सूफी आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन देखिए, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में चला है, ये बात तो स्पष्ट है। ठीक है,
हिंदू धर्म में मानव का जो परम लक्ष्य होता है वह होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। देखिए, ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनि है, मतलब कोई आत्मा है तो उस आत्मा का जन्म 84 लाख प्रकार के प्राणी में होता है। अभी आप मानव हैं, कल आपका निधन हो जाएगा तो आप कुत्ता बन जाइएगा, आप बिल्ली बन जाइएगा, आप कीड़ा मकोड़ा बन जाइएगा। अभी आप मानव हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे। बहुत अच्छा कर्म जब कोई करता है तब जाकर के मानव योनि में जन्म होता है। और मानव रहते हुए इस संसार की सबसे बड़ी जो संसाधन है वह मानव संसाधन है, मानव संसाधन है। और मानव रहते हुए आप जिस प्रकार का कर्म करते हैं, अगला पुनर्जन्म उसी रूप में आपका होता है, अगला पुनर्जन्म उसी रूप में आपका होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। मतलब ये जो कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी मानव बन रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना, इससे मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब यही होता है। जैसे आप सभी लोग दरोगा बनना चाहते हैं, लेकिन सभी बन नहीं सकते हैं। सभी बन इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि सभी त्याग नहीं कर सकते हैं, सभी पढ़ नहीं सकते हैं, सभी चीजों का रिवीजन नहीं कर सकते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट नहीं बना सकते हैं, सभी होमवर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मोक्ष की बात करें, मोक्ष, अरे सही बोले, आप लोग हंस रहे हैं, हमारा सत्य है ये, यही परम सत्य है, यही अंतिम सत्य है। जैसे मृत्यु सत्य है वैसे ही ये सत्य है, अंतिम सत्य है। आप नहीं कर सकते, आप त्याग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। देखिए हमारे साथ, हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ जो है, हमारे गांव के 7-8 लोग हमारे साथ आए पटना पढ़ने के लिए, कोई सफल नहीं हुआ क्योंकि कोई त्याग ही नहीं किया। समझ, त्याग ही नहीं किया, इसलिए सफल नहीं हुआ। हम त्याग किए तो हम अपने जीवन में अभी सफल हैं, थोड़ा बहुत ही सफल, लेकिन सफल तो है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या, समझ गए। तो त्याग, सफलता त्याग मानता है। हमारे व्हाट्सएप अथी में भी लिखा हुआ है, वो मेरा अपना है, वो किसी का चोरी किया हुआ नहीं है। हम अपने अनुभव के आधार पर उस लाइन को लिखे हैं, समझ गए। सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हर कोई सफल भी नहीं हो सकता। ये अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हम लगाए हम अपने व्हाट्सएप पे, समझ गए। तो त्याग, सफलता त्याग मानता है। उसी प्रकार से मोक्ष, हिंदू धर्म के हर लोग मोक्ष मोक्ष मोक्ष, उसको मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, मोक्ष सबको चाहिए, लेकिन अभी ताबर जमीन के लिए अपने दियाद से लड़ेगा, कपार कान फोड़ देगा, समझ गए। अपने मां बाप का सम्मान नहीं करेगा, अपने भाई बहन का सम्मान नहीं करेगा, और उसको मोक्ष चाहिए। और जो जितना गलत होगा वो उतना धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, समझ। दिन में गलत काम करेगा, रात में जाकर रामायण पलट के पढ़ेगा। अरे रामायण महाभारत पलटने की कोई जरूरत नहीं, आप कर्म अच्छा कीजिए। और दुनिया आपके विषय में क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी नजरिया में अपने आप को कहां रखते हैं, इससे फर्क पड़ता है, समझ गए, बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने नजरों में हीरो बनकर रहिए, मतलब अच्छे इंसान बनकर के अपनी नजरों में रहिए। और अपनी नजरों में आप अच्छे बनकर के तभी रह सकते हैं जब आप अच्छा कर्म करते हैं। इंसान को कभी कभी अपने से भी बात करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए, और अपना आकलन करना चाहिए कि हम क्या हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वह इस समाज के प्रगति के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ये सब बात इंसान को अपने आप से करना चाहिए। तो मोक्ष हर कोई चाहता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उस मार्ग पर हर कोई चल नहीं सकता है, क्योंकि वह मार्ग काफी कठिन मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपका मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, कठिन मार्ग है। अगर कोई त्याग करके मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर सफल होंगे एक ना एक दिन। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। जब आप वेद को पढ़ेंगे, वेद यह कहता है, वेद जो कि भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद यह कहता है कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग है। अच्छे कर्म करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपका कर्म अगर अच्छा है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे कर्म करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर वेदों को समझने के लिए ही जो उपनिषद लिखा गया है, उपनिषद यह कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को चुनना होगा। ज्ञान मार्ग, ज्ञान, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास नॉलेज है, सही गलत का समझ होगा आपके भीतर, और सही गलत का समझ होगा तो आप ऑटोमेटिक अच्छा काम कीजिएगा, और आप अच्छा काम कीजिएगा मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग मतलब भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, ईश्वर की पूजा कीजिए, इष्ट देव की पूजा कीजिए। उस माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई इंसान जो जाकर के सूर्य को जल ढारता है, बाबा भोले को जल ढारता है, वो अपने स्वार्थ के लिए ढारता है, समझ गए। इंसान सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी इंसान है। वो मांगेगा और लड्डू चढ़ाएगा, घूस देगा भगवान को। हमको परीक्षा में पास कर दीजिए, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तो घूस देना हुआ। अरे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि लड्डू चढ़ाइए। और लड्डू अगर आप चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं, भगवान तो खाते नहीं, खाते तो स्वयं है आप। अगर भगवान लड्डू खाने लगे, कोई नहीं चढ़ाएगा। भगवान के पेट को भरने का आपका औकात है? ढकोसला है, दिखावा है, सब दिखावा, दिखावा। मन की संतुष्टि के लिए लोग ये सब करता है। और एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई समुदाय नहीं, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और मानवता होनी चाहिए आपके भीतर, मानवता होनी चाहिए आपके भीतर, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। यही सब चीज है, बाद बाकी कुछ नहीं है, सब मोह माया है, समझ गए। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग है जिसके जरिए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 मार्गों में जो सबसे सरल मार्ग है वह आपको भक्ति मार्ग है, वह आपको भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है। निस्वार्थ होकर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष मिल सकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है। अगर हम भारत में
भक्ति आंदोलन की बात करें तो जो भारत में भक्ति आंदोलन है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। कहां से हुई है? दक्षिण भारत। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई है कहां से हुई है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से हुई है। पर रेखा है, ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। इस एरिया से जो है आपको समझिए, इस एरिया से जो है आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलबार और नयनार संतों ने किया था। अलबार और नयनार संतों ने, अलबार और नयनार संतों ने। अलबार वैष्णव या विष्णु, समझ भगवान विष्णु, विष्णु विष्णु के उपासक अलबार और शिव के उपासक नयनार, शिव के उपासक नयनार। 12 अलबार और 63 नयनार। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलबार और नयनार संतों ने किया है। अलबार विष्णु के उपासक अलबार कहलाते थे, शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। 12 अलबार संत और 63 नयनार संतों ने मिलकर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है। भक्ति आंदोलन तमिलकम प्रदेश में यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में, भक्ति आंदोलन तमिलकम प्रदेश में यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसका प्रसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए उत्तर भारत की ओर हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में करने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद को जाता है। और भक्ति आंदोलन तब लोकप्रिय हुआ जब रामानंद ने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को समझाया कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। रामानंद ने जाति प्रथा पर जबरदस्त कुठाराघात किया। रामानंद ने हर वर्ग, हर जाति, छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को अपना शिष्य बनाया। सबको। रामानंद के 12 शिष्य थे, 10 को पुरुष, 2 को महिला। रामानंद के शिष्यों में उच्च जाति के लोग भी थे, निम्न जाति के लोग भी थे, जुलाहा भी था, नाई भी था, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था। हर जाति, हर वर्ग के लोग रामानंद के शिष्य थे। तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। और देखिए भाषा, लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लिया जाए कि हम कितना बढ़िया पढ़े, कितना भी बढ़िया पढ़ा है, लेकिन आप हमारी भाषा को ही नहीं समझ पाइएगा तो क्या हम आपके काम के लायक रहेंगे? नहीं। हम एकदम घटिया पढ़ाएं लेकिन हमारी भाषा आप समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम के लायक तो हम रहिए जाएंगे आपके लिए, हाँ या ना? तो भाषा बहुत अहम फैक्टर होता है। एकदम बतिया लीजिए, क्लास में तो बतियाने के लिए ये करते हैं, बताइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल है आपका यहाँ पे, समझ गए? चलिए, क्लास है, क्लास की तरह रहिए, पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़िए, समझिए। इतना बात क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में आज शुरू कर दिए हैं तो खत्म भी हो ही जाएगा। 1 से 2 क्लास, एक क्लास समझाने में और एक क्लास लिखाने में, ठीक है? इतना ना है, और बहुत कुछ है इसमें लिखाने के लिए, ठीक है? चलिए, 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए अब होमवर्क देखिए, सुनिए, देखिए आप क्लास करने, देखिए एक बात आगे जो है बहुत कुछ आपके लिए करने जा रहे हैं, बहुत कुछ, समझ गए? बहुत कुछ आपके लिए करने जा रहे हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, जितना देर है उतना करते रहिए, जितना देर है उतना करते रहिए, समझ गए? तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा, समझ गए? आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, जितना हम करवा रहे हैं उतना कीजिए ना। अभी पूरा विश्वास के साथ कर सकते हैं, जितना हिस्ट्री, जितना पॉलिटी, जितना बायोलॉजी पढ़ा दिए हैं 100% किसी को याद नहीं होगा, लिख करके दे देते हैं। लेकिन आकर के पूछेगा सर और कौन किताब पढ़े, सर लुसेंटो पढ़े, घटना चक्रों पढ़े, क्राउनो पढ़े, अरे जो दे रहे हैं वो पढ़िए ना महाराज, समझ गए? इतना पढ़ा करके तो सैकड़ों की संख्या में लोग को राजगीर पहुंचा दिए हैं, थाना में पहुंचा दिए हैं, समझे? लुसेंटो पढ़े, घटना चक्रों पढ़े, इस सब चक्कर में मत रहिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, कुछ चीज बार-बार बोलने का होता है। क्लास के अलावा पढ़ना है, 8 घंटे से पहले क्लास में पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद डेली टेलीग्राम में क्वेश्चन आंसर समझना है, उसको पढ़ना है, फिर होमवर्क देते हैं उसको पढ़ना है, फिर होमवर्क देते हैं वीडियो के थ्रू उसको पढ़ना है। इतना चीज पढ़ना है पूरे 100 दिन तक, सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी रहता है, रविवार को पूरे सप्ताह में पढ़ाई गई चीजों का रिवीजन करना है, महीने के अंतिम में पूरे माह में पढ़ाई गई चीजों का रिवीजन करना है, समझ गए? तरीका अपनाइए, काम कीजिए, पढ़िए लिखिए। शनिवार को टेस्ट होगा, उसमें भाग लीजिए और टेस्ट के डिस्कशन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, सिलेबस टेस्ट है वो, समझ गए? इस टेस्ट में पूरा सिलेबस आंसर डिस्कशन के साथ खत्म, ये सब चीज कीजिए। और आगे दिखाने वाले दिनों में जो है 100 क्वेश्चन डेली विदाउट डिस्कशन वाला बनाएंगे, 100 क्वेश्चन डेली मारते जाइए, समझ गए? परीक्षा बेसिस पर उसका डिस्कशन नहीं देंगे। फिर जो है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम मिलेगा, एक लड़का पढ़ देंगे, हम तो पता है नहीं, कुछ करवा देंगे, समझ गए? चीजों का कुछ करवा देंगे, लुसेंट करवा देंगे, घटना करवा देंगे, संस्था का मटेरियल करवा देंगे, समझ गए? फिर टाइम मिलेगा तो एकदम जो पढ़ाएंगे प्राचीन से लेकर आधुनिक तक पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में पहला से लेकर अंतिम तक पढ़ाएंगे, टोटल वीडियो चला देंगे, बैठ करके रिवीजन कीजिए, समझ गए? आपके लिए हम सब चीज सोच रहे हैं, आप जितना अपने विषय में सोचते हैं उतना आपके विषय में हम सोचते हैं, क्योंकि मेरे भी पेट का सवाल है, मेरे भी केरियर का सवाल है, समझ गए? केरियर तो मेरा आपसे जुड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि हमको आपसे लगाना है, बहुत लगाना है, क्या बात करते हैं आप? भैया उसका नाम बोलिए, हम पेट करके ना बैठे, बस उसी के लिए और क्या उसी के लिए और क्या चाहिए, समझिए? और ये बात समझिए, ये मत ये सामने बात क्या बोलने चलिएगा एक बार चलिए, और ये सामने बात है आप मत कर अपने पूरे वाले सुन वाले चलिए अब मत पूछें, अब बहुत है उसका क्या है क्लास में का चला प्लान नहीं इज्जत जाएगा, आप की जगह कौन पूछता है इज्जत कोई इतना नहीं आता, समझ गए? अरे इसी पढ़ने हम जब पढ़ने करते हैं जब हम हम करते हैं हम सब जवाब देते हैं, पढ़ने नहीं होता लोग समझिए इज्जत बड़ा इज्जत नहीं क्या क्या बिना हम करेंगे आप करेंगे आप नहीं है करेंगे हो गया आगे पूछते हैं कल देर वाली विज्ञान की इसको साइड बनाना है बस कल लेकिन कौन सा भाग देंगे का नहीं है आई बात से बात मोड़ पैसा अच्छा कल कौन सा भाग आती है राजस्व पर कौन सा नहीं आ सकता नंबर पर 500 किसी नंबर हां नंबर कल और सरकारी मार्केट में बातों से चलिए सर आपका समझा होता है बाकी संचित में होगा कल एल का समझ किसे और क्या कौन सी और सुधा और सुधा से कल भारत में आने की किसने जेम्स बिल्सन कल किसी का बोला राज्य सरकार कल समान जीएसटी को बना है और है कल भारत में हुआ एक लगा कल संख्या पर परिमाण होता है आज ऐसा भी करते हैं अच्छा से नियम से टैक्स कल ये तो क्या होता है बिना नहीं पता ठीक है अभी तो कर लिया जो है वो वाला है क्लास है क्लास है अरे लोग पता कैसे लोग पता लोग पता की समझ नहीं है आज भाई अभी गया चलो भाई कोई नहीं है हेड लगा ले हुआ अभी चलो लगा तो अभी फिर बोला सब लोग मार में आज काम को चलो अभी नहीं आ रहा है कुछ नहीं कैसा हुआ कितना मारा आज मारा चलो बहुत चीज है चलिए 3 मिनट का मतलब बाकी 3 मिनट बाकी अभी जो है ये अरे ना हां 3 मिनट हो गया
बाकी है तो बताओ तीन पर पता है मुझे हम बात पूरा देखते हैं हम मुझे बात देखते हैं समझ गया चलिए आप पूछते हैं सुनिए सामने अटलांटिक महासागर अंदर से नाम किसी को महासागर पसंद किसी का नाम महासागर नहीं आता पसंद मध्यान्ह रेखा कौन सा जन्म महासागर किसी का बेरिंग कौन है अरे भाषा बोल दिया उन्हें कहा अरे भाषा बोल दिया क्या है भारत में वो सारा हो गया घुमत रेखा चलिए ठीक है आप यूरेनियम रेडिंग पृथ्वी प्रमुख एक साथ बना इंडिया इंडिया ठीक है मतलब ये बस हमारा क्लास है आप लोग करते हैं क्लास में ठीक है लास्ट वार्निंग है अगर मैंने किए क्लास नहीं लेंगे फिर आपको वीडियो पड़ जाएगा समझ बोलिए लास्ट वार्निंग है अगर मैंने किया क्लास में क्लास नहीं होगा आप किसी क्लास में होगा समझ आपको वीडियो पड़ जाएगा तो कुछ नहीं क्लास है हम समझ रहे हैं